बीते दिनों जो एक बड़ी मुठभेड़ हुई, उस मुठभेड़ में माओवादियों के शीर्ष नेता बसव राजू की मौत हुई। उनके साथ में 27 कुल मिलाकर माओवादी मारे गए माओवादियों में कुछ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी माओवादी हैं। अब प्रक्रिया शुरू हो रही है कि जो मारे गए माओवादी हैं उनके डेड बॉडी को उनके परिजनों को सौंपने की। अभी मैं इस वक्त नारायणपुर के अस्पताल में हूँ, तो लगभग 10 से 11 की संख्या में माओवादियों के बॉडी को सौंपा जा चुका है, लेकिन जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के माओवादी हैं उनके शव को सौंपने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी चल रही है। तो उस पर मैं देख रहा हूँ कि बेला भाटिया, जो कि पेशे से वकील हैं और वकालत के साथ साथ रिसर्च करती हैं और आदिवासियों के लिए भी काम करती हैं, वो 3 दिनों से यहीं मौजूद हैं और सुबह शाम दौड़ रही हैं। तो क्या स्थिति है, क्यों वो नाराज़ भी हो रही थी, सुबह की प्रक्रिया को देर किया जा रहा है, तो इस पर बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है बस्तर टॉकीज़ में। ये बताएं कि मैं देख रहा हूँ आप 3 दिन से यहाँ परेशान हो रही हैं, सुबह से शाम तक। कल मैंने देखा कि वो यादव साहब जो हैं, टीआई साहब, वो भी आपके ऊपर काफ़ी भड़क गए थे और नाराज़ भी हो रहे हैं पुलिस के लोग। उसके बावजूद आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या प्रक्रिया चल रही है और क्या स्थिति है, और अभी तक कितने लोग हैं जो बाहर से हैं जो बॉडी लेने आए? जी, तो ऐसा है कि मैं तो ये घटना सुनने के बाद, क्योंकि मैं लिखती भी हूँ, तो मैं यहाँ लिखने के लिए आ रही थी। जब मेरे को फ़ोन आया ये हैदराबाद के एक एडवोकेट ने, उन्होंने कहा कि ये वारंगल से एक परिवार आ रहा है और वो हिंदी नहीं बोल सकते हैं, ज़रा आप उनका मदद करना। तो मैंने बोला ठीक है। तो इस तरह से मेरी ये शुरुआत ये परिवारों के साथ हुई। फिर वो परिवार के साथ में यहाँ पे 12 बजे पहुँच गई, 23 तारीख, उस समय 23 आज 25 है। तो दोपहर में 12 बजे पहुँचे। जब हम लोग इधर मॉर्चरी गए, तो उस समय हमने देखा कि वहाँ पे अभी तक दूसरा कोई परिवार नहीं था। और जो भी अधिकारियों से हमारी उस समय बात हुई, हमको पता चला कि 6 पोस्टमार्टम ही हुए हैं। तो हम लोग ने कहा कि देखिए, ये एक परिवार आ गया है, तो हमारी रिक्वेस्ट थी कि आप कृपया करके, आपको तो सभी पोस्टमार्टम्स करने हैं, तो इसका पोस्टमार्टम आप थोड़ा आपके इसमें पहले कर दीजिए, ताकि परिवार आ चुका है तो वो लेके रवाना हो जाएगा। तो उस समय उन्होंने कहा हम देखेंगे, हमारा अपना लिस्ट है, हम अपने लिस्ट के मुताबिक करेंगे। तो इसमें अभी धीरे धीरे उस दिन के बाद मुझे ये समझ में आया कि एक लिस्ट है जो कि सर्कुलेशन में पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में दी गई, उसमें 1 2 3 4 उनका एक सीरियल नंबर है। उसके अलावा एक दूसरी लिस्ट है जो कि बॉडी के नंबर पर है ना, वो एक अलग लिस्ट है। फिर तीसरी बात मुझे उनकी टीआई से ही बात करते समय आई कि नहीं, पहले हम लोग सीजी का करेंगे, फिर तेलंगाना का करेंगे। तो ये सब कैसे निर्णय आप लेते हैं? हाँ, तो क्योंकि अगर मानो परिवार आ चुका है तो फिर क्यों उनको बिठा के रखना चाहिए, है ना। तो हुआ यही है कि वो लोग ने इनके परिवार को, ये वारंगल वाला परिवार को, आज मुझे लगता है 50 से ज़्यादा घंटे हो चुके हैं यहाँ नारायणपुर में, और वो वेट कर रहे हैं। उनको अभी तक ये नहीं बताया गया है कि उनकी बॉडी का क्या पोस्टमार्टम हो गया। ये सादा सवाल है जिसका सादा उत्तर हो सकता है। आज दिन तक उनको इसका जवाब नहीं पता है। उसके बाद इसलिए पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ है, तो उसके बाद बॉडी लेने का तो सवाल नहीं है ना। वो खड़े हैं यहाँ बॉडी लेने के लिए, मगर अगर पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है, उसका ही वो बता ही नहीं रहे हैं, तो फिर अब पता नहीं कब मिलेगी बॉडी। कल जैसे अभी पोस्टमार्टम के साथ साथ आपको सुपुर्दनामा की कार्यवाही करनी होती है, वो भी हम लोग को परसों नहीं बताया गया, कल बताया गया। फिर कल बोला गया कि, पहले कहा गया कि नहीं, यहाँ पे ही जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, आईओ हैं, वो यहीं करेंगे। फिर बोला गया नहीं, आप पुलिस थाना जाइए। फिर वो लोग पुलिस थाना गए। फिर पुलिस थाना में उनका जो भी सुपुर्दनामा वाला जो लिखना होता है वो वहाँ हुआ। मगर आज और फिर कल ही हम लोग चिराला वाला एक दूसरा प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट का एक और परिवार आया हुआ है कल, जो ये जनगू उर्फ नवीन, हाँ, वो उनके परिवार वाले हैं। तो उनका भी फिर कल हम लोग जाके, क्योंकि तब तक हम समझ गए कि हमको वहाँ आईओ को मिलना चाहिए, और वो तो कल उनका पहले हो गया। मगर जैसे आज जब ये श्रीकाकुलम से जब आज सुबह ये केशव राव उर्फ बसवा राजू का परिवार जब सुबह पहुंचा, तो उनको भी फिर यही राय मैंने दी कि आप तुरंत पहले पुलिस थाना जाइए। अब जब वो आज पुलिस थाना पहले गए, तब उनको कहा गया कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं होगा, आप वहाँ जाइए।
हाँ, कहाँ जाइए? अस्पताल अस्पताल। में जाइए। अस्पताल में बोलेंगे नहीं आप वहाँ मोर्चरी में जाइए। तो इस तरह से मतलब पहले दिन से हम लोग को एक तो इस तरह से पूरा हो रहा है कि इधर वाला बोल रहा है उधर जाइए, उधर वाला बोल रहा है तीसरी जगह जाइए। जो नीचे के जो भी ऑफिस मतलब जो भी काम कर रहे हैं, कर्मी हैं जो भी काम कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं हम तो छोटे कर्मचारी हैं, आप बड़े ऑफिसर से बात करिए। बड़े ऑफिसर से जब हम पूछते हैं तब वो बोलते हैं, बहुत ही जनरल वे में बात करते हैं कि नहीं आप वेट करिए, हाँ हो जाएगा, इस तरह से बात करते हैं। और अगर आप बार बार पूछते हैं, बार बार मतलब हर 10 मिनट में नहीं, कई घंटों के बाद जब आप फिर पूछते हैं तब वो गुस्सा हो जाते हैं, है ना। और जैसे मेरा जैसे व्यक्ति का क्या रोल है इस स्थिति में, एक मददगार हूँ मैं, क्योंकि मैं जो अभी जैसे इनको क्या तकलीफ़ है, इनको भाषा की तकलीफ़ है, इनको यहाँ प्रोसीजर समझने की तकलीफ़ है, क्योंकि इनके वहाँ का प्रोसीजर अलग हो सकता है। तो मैं एक मददगार हूँ, मगर इसमें अगर आप मेरे जैसे व्यक्ति के साथ में भी फिर बहुत बुरी तरह पेश आते हैं, है ना। यहाँ तक कि आप मतलब आप बात कर रहे हैं और आप गाड़ी चला के चले जा रहे हैं, हाँ, या बहुत ही रूडली आप बात कर रहे हैं, तो ये मुझे लगता है शोभा नहीं देता है किसी भी ऑफिशियल को, क्योंकि आप कानून से बंधे हुए लोग हैं, संविधान से बंधे हुए लोग हैं, और आपका एक ड्यूटी है, आप एक स्ट्रक्चर में हैं, और आपसे जब कोई भी नागरिक या कोई भी आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसका जवाब ठीक ढंग से देंगे, तो फिर इतना जो सबको तकलीफ़ होती है वो नहीं होगी और काम अच्छी तरह चलेगा। तो ये कई तरह की गड़बड़ियाँ होती रही हैं, और अभी जैसे आज जैसे मैंने कहा तीसरा दिन हो चुका है। आज ये जो श्रीकाकुलम वाला परिवार है, ये इनका केशव राव वाला परिवार, केशव राव के परिवार के साथ क्या हुआ कि वो लोग न्यूज़ में देखकर तुरंत वो लोग परिवार उनका रवाना हो गया था और जगदलपुर पहुंच गए वो लोग 22 तारीख को। ये घटना है 21 तारीख की, तो 22 तारीख को वो लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके वो लोग किसी होटल में ये भी हो गए, वहीं पे थे अभी, और तुरंत ये पुलिस का उन पर दबाव आने लगा, और यहाँ तक कि श्रीकाकुलम पुलिस भी उन पर बहुत दबाव डालने लगी। श्रीकाकुलम के एसपी खुद दबाव डालने लगे कि आप वहाँ से बॉडी यहाँ नहीं लाओगे। तो वो ये बोल रहे थे कि वहाँ से आप यहाँ नहीं लाओगे, और इधर से उनको बोला जा रहा था कि आप इधर की सरहद से, सीजी की सरहद से आप उस पार हो जाइए, आप इधर नहीं रहिए, आप उस पार हो जाइए। इस प्रकार की स्थिति में वो जगदलपुर आने के बाद वो वापस चले गए, और फिर उन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका करी। याचिका का फिर निर्णय आया, कल जजमेंट हुआ है उसका, और निर्णय में उन्होंने यही कहा है कि इसका जो भी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर के तहत किया जाए। हाई कोर्ट से आया है, हाँ, हाई कोर्ट से आंध्र प्रदेश से आया है। और जो भी जैसे, क्योंकि डेड बॉडी है, डेड बॉडी के का एक परिजन है, वो उस परिजन को दिया जाए, है ना। और इसमें मतलब अभी जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ तरह का राजनीति टाइप का कुछ यहाँ पे इसमें चल रहा है। मतलब जो इतने दिन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जानबूझ के ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले जो बॉडीज़ हैं उनको ज़्यादा मतलब इस तरह से तंग कर रहे हैं। अच्छा, स्थानीय माओवादियों के परिजनों को दे दिया गया है? दिया है, और वो तो मेरे सामने भी कई आदिवासी लोग आए हैं, मतलब उनके साथ में भी मेरी बात भी हुई है, उनको भी जहाँ मदद चाहिए थी मैंने की है। ये लोग बीजापुर के भी थे, सुकमा के भी थे, ओरछा के भी थे, तो उनका काम हो रहा है, और वो मुझे अच्छा खुशी है कि उनका काम हो रहा है। मगर फिर ये सवाल होता है कि ऐसा भेदभाव क्यों करना है? केवल कोई माओवादी अगर तेलंगाना आंध्रा का है तो इस तरह से भेदभाव आपको क्यों करना है? दूसरी बात कि ये याद रहे कि वो व्यक्ति माओवादी था। मतलब आज के दिन में आप किसको सबक सिखाना चाह रहे हो? आपका उसके साथ में आपकी एक लड़ाई थी, वो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में वो मारा गया, है ना। अब वो बस वो एक माँ का बेटा है, किसी के भाई का वो बहन है ना। अब वो उस तरह का वो बॉडी अब वो है, उसका वैल्यू उस बॉडी का वही है। तो जैसे अभी केशव राव जो है व्यक्ति, ये बासवा राजू, वो उसकी माँ अभी भी जिंदा है, उसकी अम्मा, वो 30 साल से अपने बेटे को नहीं देखी है, ठीक है। उसी तरह
ये जो चिराला वाले भी हैं भाई, चिराला वाले का नाम जो ये नवीन उनका पार्टी का नाम, वो भी इसी तरह के, वो भी 30 साल से तकरीबन, वो भी, उनको भी नहीं देखा गया है। इसलिए उनका जो फ़ोटो जो सर्कुलेशन में है उसमें उनके बाल हैं और बहुत युवा व्यक्ति है, मगर उसका अगर आप लिस्ट में उसका फ़ोटो देखते हैं तो वो एक मिडिल एजेड व्यक्ति जो जिसका बाल वो सब भी मतलब ख़त्म हो चुका है, और वो मतलब ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति उसमें दिख रहे हैं। तो अब क्या है, परिवार जिसने 30-30 साल अपने बच्चे को नहीं देखा, बच्चे ने एक निर्णय लिया, कुछ सोच कर वो चले गए। और ऐसे कई लोगों से मेरी बात हुई कि क्या वो वापस आते थे, क्या आपसे मिलने आते थे? नहीं आते थे। अक्सर तो यही कहा गया कि वो नहीं आए हैं, वो वहीं रहे हैं। तो उन्होंने देखा ही नहीं, उनको 30-30 साल उन्होंने अपने बच्चे को नहीं देखा है। तो ये स्थिति है कि इस स्थिति में अभी दूर दूर से ये परिजन इधर आए हुए हैं और उनका केवल एक ही कहना है कि हम अपना डेड बॉडी ले जाना चाहते हैं। और ये मैंने इधर ही नहीं, क्योंकि बस्तर में ये पहला एनकाउंटर तो नहीं, हाँ, जिसमें तेलंगाना के मारे गए, जिसमें तेलंगाना के मारे गए हैं या जिसमें अपने स्थानीय लोग भी मारे जाते हैं, हर एक जगह इसी तरह की प्रक्रिया में लोग रहते हैं। बीजापुर में कितनी बार मैंने देखा है कि दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी यही बात होती है कि हम अपने व्यक्ति को अपने साथ अपनी लाश ले जाना चाहते हैं, भले उसमें कीड़े लगे हों, कुछ भी हो, हम ले जाना चाहते हैं। हम अपने गांव के अपने मरघट में अपने रीति रिवाज से उसको हम विदा करना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा होती है। तो इसीलिए बहुत कष्ट करके, हालांकि कई बार वो लाश को पहचान नहीं पाते हैं। अभी जैसे करेगुट्टा के में जो मारे गए, वो 22 लोगों में से मैंने 6-7 लोगों की लाश देखी, उसमें इतने बड़े बड़े कीड़े हो चुके थे, इतना बदबू मार रहा था कि मतलब आसपास के पूरे जो चाय वाला दुकान वाले सब बोल रहे थे इतना यहाँ पे बदबू है। और उनका भी इतने दिन के बाद, 7 दिनों के बाद तकरीबन वो बॉडीज़ परिवारों को हैंड ओवर की गई हैं। तो और परिवार फिर भी उस स्थिति में भी वो अपना बॉडी चाहता है। हाँ, ये एक अभी तक मानवता उस तरह की है, मतलब बची हुई है मानवता, वो अपने बच्चे को छोड़ नहीं दिया है, वो अपने बच्चे को अभी भी अपने गले से लगाना चाहता है। तो इस स्थिति में भी बस यही बात है और कोई बात नहीं है। तो इसमें जो मुझे लग रहा है और जो मुझे चिंताजनक बात दिखती है वो ये, और ये प्रश्न है कि क्या इसमें कुछ राजनीतिक चीज़ चल रही है क्या पीछे? हाँ, जैसे मुझे अभी किसी ने बोला आंध्रा से कि क्या हमें कुछ पेटिशन करना चाहिए, तो मैंने उनको यही बोला कि अगर आप पेटिशन भी करेंगे वो तो एक लीगल आप एक स्टेप है, मगर इसके पीछे अगर एक पॉलिटिकल सोच है कि आंध्रा तेलंगाना वालों को उनका बॉडी नहीं देना है, अगर उनकी ऐसी सोच है, जो मुझे ऐसे कई जगह सुनने में आ रहा है कि ऐसी सोच चल रही है कि ये बॉडीज़ को पूरे की पूरी तरह डिकम्पोज हो, वो इतनी बुरी हालत में हो कि परिवार उसको ना ले जा सके और यहीं पे उनका अंतिम संस्कार हो जाए। और फिर कोई दूसरा ये भी कह रहे थे कि अगर वो थोड़ी बेटर स्थिति में होती है तो डर ये भी होता है कि कहीं वो दूसरा पोस्टमार्टम ना कर ले। फिर कई बार ये भी स्थिति होती है, इस केस में तो उनका आइडेंटिफिकेशन क्लियर है। कई बार जैसे करेगुट्टा वाले केस में अगर जहां आपका आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, तब उसके पीछे ये भी स्वार्थ हो सकता है कि आप बॉडी को इतना डिकम्पोज कर दें कि उसको कोई पहचान ना सके, उसके लिए कोई आ ना सके। और अगर इसीलिए फिर अगर वो ग्रामीण हो और उसको आपने एक फर्जी मुठभेड़ में मार दिया तो आप पकड़े ना जाएं, या अगर वो माओइस्ट है और माओवादी होने के बाद अगर वो सरेंडर किया और फिर भी वो मारा गया, क्योंकि वो भी अभी भी करेगुट्टा में वो 22 लोगों के लिए वो भी अभी भी वो संभावना बनी हुई है, तो उसमें भी फिर आप पकड़े ना जाएं। तो ये सब टाइप के खेल खेले जाते हैं। तो इस वाले में भी मुझे उसी बात की एक चिंता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे सब नहीं सोचना चाहिए। एक युद्ध यहाँ पे चल रहा है, इस युद्ध का तो सच बोलूँ तो इस युद्ध का के लिए युद्ध विराम जो माओवादियों ने 28 मार्च को एक उनकी पहली प्रेस विज्ञप्ति आई और अप्रैल मई महीने में कुल मिलाकर अभी तक उनकी 6 प्रेस विज्ञप्ति आ चुकी है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं युद्ध विराम, हम शांति वार्ता चाहते हैं। तो जब कोई भी युद्ध 2 लोगों के बीच में हो रहा हो, एक बोल रहा है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम अब युद्ध विराम चाहते हैं, हम शांति वार्ता चाहते हैं, तो आपका फिर क्या आर्ग्यूमेंट है? किस
आर्ग्यूमेंट के तहत आप फिर भी युद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो सामने वाला तो बोल दिया कि मैं अब नहीं युद्ध करना चाह रहा हूँ। और करेगुट्टा जैसी जगह में, वो इम्पोर्टेंट बात है कि करेगुट्टा जैसी जगह में जहाँ आपने 24,000 जितने ट्रूप्स भेजे, आपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, 21 दिन का आपने ऑपरेशन चलाया, इसमें बहुत खर्चा आया होगा। क्या आप पूरे जनता को बता सकते हैं कितना खर्चा आया था? सरकार को मैं ये पूछना चाहूँगी। और अगर वो करोड़ों का जो खर्चा आपने उस ऑपरेशन में किया, क्या अगर आप 28 मार्च को बाद उनका जो प्रस्ताव आया था, अगर आप मानते, क्योंकि करेगुट्टा का पूरा ऑपरेशन आपने बाद में किया है, तो अगर आप उसको मानते तो उस पूरे खर्चे से वो एक एक पैसा हम नागरिक के टैक्स का पैसा है। तो हम तो आप पे विश्वास रखते हैं कि आप उसको ठीक से खर्चा करेंगे, फजूल खर्चा नहीं करेंगे। मगर इसमें तो मुझे फजूल खर्चा ही मुझे उसमें दिखा है। तो ये प्रश्न हम पूछना चाहेंगे कि कैसे आपने युद्ध विराम की बात को न मान के आपने वो ऑपरेशन चलाया और अभी भी आपने ये ऑपरेशन भी चलाया है। सरकार का लेकिन ये कहना रहता है इसमें कि जब माओवादियों से शांति वार्ता या सरेंडर करने की बात कही गई, तो जब वो मजबूत थे तो उन्होंने कभी ऐसी बात कही नहीं। आज जब वो घिर गए हैं, कमज़ोर हैं, तब वो शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए अब वो समय नहीं है कि अब उनसे शांति वार्ता की जाए या फिर वो सरेंडर कर दें। पॉलिसी को और बेटर किया गया है, पहली चीज़ जो सरकार कहती है, इस पर आपने जो भी सोचें। दूसरी चीज़ ये कि जो माओवादी, कई लोगों का ये भी कहना है, आपको लेकर विशेष तौर पर मुझे लगता है ये सवाल भी आप पूछ लेना चाहिए कि जैसे लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से माओवादियों के मारे जाने पर उनके डेड बॉडी को दिखाने के लिए आप अभी यहाँ पे हैं 3 दिन से, जब माओवादी मुखबिरी के नाम पे आदिवासियों की हत्या करते हैं, तब आप कुछ बात नहीं बोलती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो जो आपने पहली बात बताई, पहली बात आपने सरकार ने कि जब माओवादी मजबूत थे, हाँ, तब वो कभी शांति नहीं, इसमें मुझे लगता है कि कोई भी युद्ध में, जैसे कोई भी युद्ध में ये होगा कि कोई अपनी जब ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर रहा है, वो उसको गिव अप नहीं करना चाहेगा। ये है, ये हाँ, युद्ध में होता है। तो वही शायद अभी भी तो ये भी हो रहा है, ये हो सकता है ये अभी वही स्थिति है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम एक सामंती अपना विचार रखें मन में कि नहीं, उसको आप घुटना टेकने दो। हाँ, ये एक सामंती विचार है। अगर सामने वाला ठीक है, वो अभी वीक है, वो अब बोल रहा है कि नहीं मैं अब करना चाहता हूँ, तो आप मानिए उसको, क्योंकि जब आप उसको मानेंगे तो वो लोकहित की बात होगी, है ना। क्योंकि आप तो कब से बोल रहे हैं कि आप यहाँ माओवादियों का आंदोलन, माओवादी की सोच बंद होनी चाहिए। तो और ये केवल बस्तर की बात नहीं है, पूरे देश में, क्योंकि ये पूरे देश में जहाँ जहाँ भी माओवादी संगठन है उस सब की बात है। दूसरा कि शांति वार्ता में बहुत बातें उठेंगी और जो वो बातें हैं वो आदिवासियों के हक अधिकारों से जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि सरकार भी खुद अनेक क्या बोलते हैं, कानून तोड़ रही है। अनेक 5वीं सूची को नहीं मान रही है, अनुसूची को नहीं मान रही है, वो पेशा कानून को पूरा से पूरा तोड़ रही है ना। तोड़ मतलब उसको एकदम नहीं मान रही है। माइनिंग के संबंध में बहुत प्रश्न है सरकार के सामने, लोगों के वहाँ भी पेशा कानून को नहीं माना जा रहा है, ज़मीन को दिया जा रहा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। इस तरह से अनेक प्रश्न हैं आदिवासियों के सॉवरेंटी को लेकर, आदिवासियों के बेसिक राइट्स को लेकर, है ना। तो शांति वार्ता में तो ये सभी प्रश्न उठेंगे, न्याय का प्रश्न उठेगा, है ना। सलवा जुड़ों के बाद से जो भी यहाँ पे कई घटनाएं घटी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, उसमें से किसी का भी पालन यहाँ पे नहीं किया गया है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि सरकार उससे भी बचना चाहती है, क्योंकि सरकार उस वार्ता से बचना चाहती है, उस डायलॉग से बचना चाहती है, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहती। वो ये जवाब नहीं देना चाहती कि आज वो कॉरपोरेट के लिए क्यों काम कर रही है, वो क्यों आदिवासियों के हक अधिकारों को कुचल कर कॉरपोरेट की ही सेवा में लग रहा है, आज के दिन में बस्तर की भूमि को देने में लगी हुई है। इस तरह के सवाल उधर में आएंगे, है ना। पूरा, और ये मुझे लगता है इस प्रकार के सवालों से सरकार बचना चाहती है। दूसरा जो आपने प्रश्न उठाया वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है और अच्छा है आपने उठाया। इसमें मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि मैं उनके लिए भी खड़ी हूँ। ये सच है कि उनके लिए क्या होता है कि उनके लिए सरकार भी खड़ी रहती है। हाँ, जैसे आज इन जो भी इस तरह के एनकाउंटर केसेस में सरकार नहीं खड़ी रहती है, सरकार उनको ना ही कुछ मुआवजा देती है। तो उस प्रकार की जब भी कोई हिंसा होती है उसमें सरकार भी खड़ी रहती है।
तो हम फिर इस तरह के लोग जिनके लिए कोई नहीं खड़ा है, हम उनके लिए खड़े हैं। मगर ऐसा जो भी, मैं माओइस्ट हिंसा के भी सख्त खिलाफ हूँ, मैं आईडी के यूज़ के सख्त खिलाफ हूँ। ये एक कम्प्लीटली इलीगल चीज़ है। इसमें पूरे विश्व में आईडी के खिलाफ में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है, कैंपेन छिड़ा हुआ है, जिसको मैं पूरी तरह से मानती हूँ। और आईडी तो एक मतलब हिंसा के यूज़ का एक उदाहरण है। उसी तरह जो पुलिस इन्फॉर्मर किलिंग्स हैं, हाँ, उसके भी मैं सख्त खिलाफ हूँ। जन अदालत लगा के लोगों को मारना, ये सब गलत है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इधर में बस्तर में और बस्तर के भविष्य के लिए, और मैं ये बात कई बार कह चुकी हूँ, कई बार इसके बारे में लिख चुकी हूँ कि बस्तर के लिए और पूरे हमारे देश के सिटीजन्स के लिए ज़रूरी है कि खुले मंच में वो खुली संघर्ष करें, अपने हक अधिकारों की लड़ाई बुलंद करें, क्योंकि लड़ना तो उनको पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो लोकतंत्र है, ये पूरी तरह से एक मतलब जिसको मैं बोलूँगी मैच्योर लोकतंत्र नहीं है, हाँ, जिसमें सभी के हक अधिकारों को बचा के चल रहा हो, ऐसा लोकतंत्र नहीं है। आज भी जो ज़्यादा गरीब है, जो ज़्यादा निम्न परिवार से है, जिसकी जाति कम छोटी है, जो आदिवासी और इस तरह के माइनॉरिटीज़, वो लोग कुचले ही जा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ मिलता है, मगर वो कुचले ही जाते हैं, उनके अधिकारों को नहीं माना जाता। तो इसीलिए जब तक हमारा लोकतंत्र सशक्त ना हो जाए, ये संघर्ष तो चलते रहेंगे। और मैं यही मानती हूँ कि संघर्ष, खुले संघर्ष होने चाहिए। ये जो अभी अगर मान लीजिए डेड बॉडी आप बोल रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, जो स्थानीय माओवादी थे उनके डेड बॉडी दे दी गई है 10-11, जी जी। और जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश की उनकी नहीं दी जा रही, और समय अगर किसी प्रक्रिया का हवाला देते हुए रोका जाएगा, डिकम्पोज होती जाएगी, तो आप लोगों का आगे कोई दूसरा स्टेप है क्या? आगे क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि हाई कोर्ट भी जाके आ गए, वहाँ से भी ये बात बोली गई, अब उसके आगे क्या? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या करेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ सोच नहीं है, क्योंकि अभी मुझे तो लगता है कि इतना ऊपर जा क्यों हम जाएं। जो कुछ भी हमें करना है हम यही करेंगे, बस्तर की भूमि पर ही करेंगे। और मुझे लगता है कि हम तो आग्रह करना चाहेंगे कि उसकी नौबत ना आए, और उसके बाद फिर सबकी जो परिवार है उनकी क्या तैयारी है वो उस पर निर्भर करेगा। ठीक है जी। तो आप 3 दिन से, लेकिन मैं देख रहा हूँ जी। लगातार कि सुबह से शाम तक है, तो मुझे लगा आपसे समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। 5 परिवार आए हुए हैं अभी तक 4 आ चुके हैं, एक रास्ते में है। अच्छा, एक रास्ते में। जी। 5 परिवार हैं। जी। तो बेला भाटिया जी हैं, पेशे से वकील हैं, जो मैंने पहले ही बताया था। 27 जो माओवादी मारे गए, उसमें जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जो माओवादी हैं, जिसमें बसवा राजू खुद हैं, सभी के परिवार और परिजन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डेड बॉडी देने में काफ़ी समय लग रहा है पुलिस को, और पुलिस इसके पीछे अलग अलग प्रक्रिया का होना बता रही है। हालांकि स्थानीय जो माओवादी हैं, लगभग 10 से 11 की संख्या में उन माओवादियों के शव को उनके परिजनों को सौंपा जा चुका है। बेला भाटिया जी 3 दिन से यहीं पे लगातार हैं, तो उनके तरह से जो सरकार पर उन्होंने आरोप भी लगाया है इसको लेकर, मुझे लगा इस मुद्दे को भी सबके सामने लाना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को हमने बनाया। अगर आपको लगे कि बातचीत में कुछ जेन्युइन बातचीत हुई है और ये और भी लोगों तक पहुँचे, तो इसे शेयर कीजिएगा। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।